इस कहानी की एंडिंग बहुत ही अजीब है, कुछ ज्यादा बताती नहीं है आपको। तो जैसे ही सुसाइड स्क्वाड मूवी की एंडिंग शुरू होती है तब हमें स्टारो का ट्रू नेचर पता चलता है, कहानी का असली विलन कौन है ये भी पता चलता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि भाई स्टारो तो आराम से स्पेस में तारे उरे देखते हुए आराम से जिंदगी के मजे ले रहा था, मगर उसका मनहूस दिन तब आता है जब उसकी मुलाकात अमेरिकन एस्ट्रोनॉट से होती है। तो भाई अपने डिफेंस मैकेनिज्म के अनुसार स्टारो ने भी अपनी बॉडी से ड्रोन्स निकालना चालू कर दिए और को कंट्रोल करने के लिए, मगर उसके फेवर में कुछ अच्छा हो नहीं पाया। यूएस गवर्नमेंट ने उसे आखिरकार पकड़ ही लिया और ये चाहा कि भाई इस कोल्ड वॉर के दौरान में हम इसे एज अ वेपनाइज रूप में तैयार करते हैं ताकि हम पूरी दुनिया पे अपना दबदबा बनाए रखें। फिर तभी एंट्री होती है द थिंकर की, जो इसी पे दी अनएथिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो भी 30 सालों से। और यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भाई हमारी जमीन पे ऐसा कुछ बकचोदी चले, तो भाई उसने कोर्तो माल्टेसे के आइलैंड पे हेरेरा फैमिली के साथ एक सीक्रेट डील की कि भाई अपने योतनहाइम में जैसा जिसके साथ जो एक्सपेरिमेंट करना है करो, बस हमको रिजल्ट चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली हेरेरा फैमिली को जनरल सिल्वियो लूना ने अपनी मिलिट्री दस्ते के साथ वहां का तख्ता पलट कर दिया और हेरेरा फैमिली को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया और एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा फैलाना चालू कर दिया। तो भाई अल्टीमेटली प्रोजेक्ट स्टारफिश भी उन्हीं के हाथों में चला गया और इतनी सारी बकचोदी में से सुसाइड स्क्वाड को भी कुछ ज्यादा पता होता नहीं था। उनके खुद के ही रंडी रोने इतने थे कि वो आगे क्या ही सोचते। और पीछे से अमांडा वॉलर भी डबल गेम खेल रही थी। बस पीस मेकर ही एक ऐसा बंदा था जिसे मिशन के ट्रू नेचर के बारे में पता था, और इससे तो आप जानते ही हो ये बंदा देश बचाने के लिए, देश तक खत्म करने के लिए तैयार। पीस मेकर के पास ऑर्डर्स थे कि वो इस यूएस गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट को बाहर आने नहीं देगा और इससे जुड़े किसी भी सबूत को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसी सच के चलते वो रिक फ्लैग को भी मार देता है, जिसे देख के काफी ज्यादा दुख होता है कि भाई कम से कम इसको तो छोड़ देते। मगर फिर भी चोर की चोरी तो एक दिन पकड़ी ही जानी है। जब धीरे धीरे मेंबर्स को पता चलने लगता है कि क्या करना है और क्या करना सही है, तब वे एक हीरो वाला डिसीजन लेते हैं। तभी बैकग्राउंड में वॉलर का मिशन ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद उसे उस स्टारो के आजाद होने से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब वो इतना केओस फैलाएगा तो यूएस के इस गंदे चेहरे के ऊपर कोई सवाल खड़े ही नहीं कर पाएगा, कोई ध्यान ही नहीं दे पाएगा। और इसी बात से ये बात कंफर्म होती है कि अमांडा वॉलर बाकी सारे किसी भी सुपर क्रिमिनल में से सबसे ज्यादा बड़ी रुथलेस और कोल्ड हार्टेड क्रिमिनल है। इसके बाद कहानी में स्टारो की डेथ भी एक थोड़ी सी सिंपैथेटिक फील दी गई है, क्योंकि जब स्टारो योतनहाइम से बाहर निकल आता है तो भाई उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ था। और भाई किसी को भी फील होगा, जब इतने सालों से किसी को कैद करोगे तो तुम्हारी आरती तो उतारेगा नहीं वो। मगर जब स्टारो अपनी रुथलेसनेस की हदों को पार करने लगता है और कॉन्टिन्यूअसली लोगों को सफर कराने लगता है, तो एक अल्टीमेट टीम वर्क ने, यानी कि रैट कैचर और हार्ली क्विन ने मिलकर इसे फाइनली मार ही दिया। जहां पे रैट कैचर ने अपनी चूहों को सीना बुलाकर इसे जिंदा कंज्यूम करने के लिए वहीं छोड़ दिया था, तो इसकी असली डेथ मेरी हार्ली क्विन के हाथों ही हुई, जब इसने जावलिन के लट से स्टारो की आंखों में वो घुस गई, जिससे बाकी सारे चूहों को स्टारो के इंटरनल नर्वस सिस्टम में उसको खाने का भाई उनको मौका मिल गया। मगर इन सब बातों के बाद भी पोल्का डॉट मैन ने स्टारो को एक समय पे बहुत ही बड़ा डैमेज किया हुआ था, मगर वो उसकी खुशी कुछ ज्यादा लंबे समय तक चल ना पाई। काफी अच्छा पोटेंशियल था, काफी कुछ कर सकता था, मगर खैर फिर भी स्टारो के मरते मरते के दौरान जो वो उससे एक आखिरी बार वो चीज बोलता है, जो कि वो उन कंट्रोल बीइंग से ही बुलवा रहा होता है कि भाई अंतरिक्ष में तैरते हुए सितारों को देखना कितना सुकून भरा था, जिससे भाई स्टारो की डेथ पे थोड़ा सा बुरा भी फील होता है कि भाई असली विलन तो इंसान ही थे। मगर टेक्निकली बोलूं तो असली विलन तो यूएस गवर्नमेंट ही थी, जो पावर में पागल हो चुकी थी। कहानी में बाकी किसी भी कैरेक्टर से ज्यादा रैट कैचर 2 के इनोसेंट चाइल्डहुड पे फोकस किया गया है, जहां पे कहानी के एकदम आखिरी क्लाइमैक्स के दौरान भी हमें उसका एक इनोसेंट चाइल्डहुड देखने को मिलता है, जहां वो अपने बाप से पूछती है, जो कि रैट कैचर 1 ही था, AKA टाइका वाइटिटी, जहां पे वो अपने बाप से पूछती है कि पापा इतने बड़े जीनियस इन्वेंटर होने के बावजूद भी सिर्फ चूहे ही क्यों? जहां उसका बाप बोलता है कि चूहे सबसे लोलीएस्ट क्रीचर होते हैं और अगर इन्हें यूजफुल बनाया जा सकता है, इन्हें अगर मकसद दिया जा सकता है, तो सोसाइटी का कोई भी हेटेड या अनवांटेड बंदा सोसाइटी में एक पर्पस के साथ जिंदा रह सकता है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अपनी टास्क फोर्स एक्स यानी कि सुसाइड स्क्वाड भी सोसाइटी के वही बेदखल कर दिए गए बंदे हैं जिन्हें सब चीज से निकाल के अलग कर दिया गया था, मगर फिर भी जब उन्हें साथ में लेकर आया गया, उन्हें एक पर्पस दिया गया, तो वो लोगों की जान बचा रहे हैं, दुनिया को बचा रहे हैं। और उसके बाद क्या, कंप्लीट एंडिंग के दौरान ब्लडस्पोर्ट के पास एक लेवरेज था कि भाई उसके पास वो यूएस का कंट्रोवर्शियल डेटा था जो उसने पीसमेकर को मार के अचीव किया हुआ था। उसके बाद वो उसी से वॉलर को ब्लैकमेल करता है अपने और अपने मेट्स की आजादी के लिए, और कहता है कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ और अगर मेरी बेटी के साथ भी कुछ हुआ तो ये डेटा सीधे ही पब्लिक हो जाएगा। तो फिर क्या, वॉलर के पास कुछ और चारा नहीं था इन्हें छोड़ने के अलावा। और उसके बाद कहानी का ये टेक थोड़ा सा अजीब था कि भाई एंडिंग इतनी हैप्पी होने के बावजूद भी, हाँ हैप्पी होने के बावजूद भी कहानी इनके बारे में कुछ बताती नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या, आगे होगा क्या इनके बारे में। कहानी के एंड आते आते जो कहानी की बची कुची टीम बची हुई थी, वो वॉलर के हेलीकॉप्टर से अपने डेस्टिनेशन पे जाने लगते हैं। भाई ब्लडस्पॉट लीडर तो नहीं बनना चाहता था, मगर एंड आते आते वो बन ही जाता है और अपने फियर्स को भी ओवरकम करने लगता है। और फिर क्या, कहानी खत्म हो गई, कितना देखोगे? और अब वैनर ब्रदर्स ये मत बोल देना कि इसके भी डिलीटेड सीन्स थे। इसके बाद कहानी में 2
आफ्टर क्रेडिट सीन्स आते हैं, क्योंकि पहला जो मिड क्रेडिट सीन हमें देखने को मिलता है वहां पता चलता है कि वीजल तो अभी भी जिंदा है। क्योंकि एक्चुअली में कहानी के एकदम शुरू में क्या पता चलता है कि भाई वीजल तो एक्चुअली में उसे तैरना तो आता नहीं था और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। तो जब धीरे धीरे सारे मेंबर्स पानी में कूदने लगते हैं तो वीजल भी कूद जाता है और अल्टीमेटली डूब ही जाता है और सबसे पहला मेंबर यही मरने वाला था। मगर इसके मिड क्रेडिट सीन में पता चलता है कि भाई वीजल को उसकी कॉन्शियसनेस वापस मिल गई और वो जिंदा होकर वापस जंगल में भाग जाता है, जो कि भाई कोर्तो माल्टेसे के आइलैंड के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये चूतिया 27 बच्चों को खा चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये अपने रिकॉर्ड अभी यहीं थामने वाला है। मगर भाई फिर भी देखो इसको, ये इतना चूतिया आदमी है कि फिर से पकड़ा जाएगा। और अपने लास्ट क्रेडिट सीन में हमें पीस मेकर की झलक देखने को मिलती है, जहां पता चलता है कि भाई वो ब्लड स्पॉट की बुलेट से बच गया था और उसे बहुत ही मुश्किल से जिंदा किया गया है। अब भाई इसका मतलब तो आपको पता ही है, पीस मेकर की स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है जहां पे 8 एपिसोड होंगे और वो अपनी देशभक्ति की लिमिट्स को पहचानेगा, क्योंकि भाई उसी ने कहा है कि वो देश के लिए किसी की भी जान ले सकता है। इट डजंट मैटर कि वो कौन है, कहां पे है, किस एज का है, इनोसेंट है या गिल्टी है, मगर अभी भी उसके पास थोड़ा सा इमोशंस हैं। रिक फ्लैग की मौत के दौरान वो थोड़ा सा विजुअली दिखता है कि वो थोड़ा सा हिल गया था कि ये क्या कर दिया मैंने, और यही सारी चीजें तो वो अपनी स्पिन ऑफ सीरीज में देखने के लिए जिंदा रहेगा। तो गुड लोग, यही थी कहानी की प्रीटी मच एंडिंग। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने ओपिनियंस ये बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें सुसाइड स्क्वाड की एंडिंग ने कितना सेटिस्फाइड किया, और इन सब बातों के बाद भी क्या तुम्हें सुसाइड स्क्वाड का अपना अपकमिंग फ्यूचर कैसा लगता है अगर जेम्स गन छोड़ के ना गए तो, या फिर वार्नर ब्रदर्स की तरफ से कोई बकचोदी ना हो तो। कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको सीरीज देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।